गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए जो कि पेपर सेकंड है। उसकी यूनिट फर्स्ट है जो कि माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित है। उसके जनरल कैरेक्टर्स या लक्षणों के बारे में हम देखेंगे कि सूक्ष्म जैविकी जो होती है वो क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या होते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये इतने सूक्ष्म हैं कि इन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, यानी इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। इसमें कुछ एक कोशिकीय व कुछ बहुकोशिकीय जीव सम्मिलित हैं, जैसे कि जीवाणु, विषाणु, कवक, शैवाल, स्लाइम मोल्ड, माइकोप्लाज्मा एवं प्रोटोजोआ। सूक्ष्मजीवों की संरचना, संगठन, प्रजनन, संचरण, उपापचय तथा इनके अनुप्रयोगों के अध्ययन को सूक्ष्म जीव विज्ञान या सूक्ष्म जैविकी कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान के जो संस्थापक हैं वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक हैं। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने ही सर्वप्रथम सरल सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। इन्होंने सूक्ष्मदर्शी अपने हाथ से बनाया था, जिसमें अपने हाथ से बने हुए लेंस का प्रयोग किया था। इसके बाद जिगमोंडी जो हैं उन्होंने अति सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया 1902 में, और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का जो आविष्कार था वो नाल एवं रस्का ने 1932 में किया था। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि सूक्ष्म जीव हैं, तो ऑब्वियसली इनके अध्ययन के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। अतः जितना डेवलप्ड सूक्ष्मदर्शी होगा, हम सूक्ष्म जीवों की उतनी ही अच्छी स्टडी कर पाएंगे। अब हम देखते हैं जीव जगत के वर्गीकरण के बारे में, यानी कि जीव जगत में जो जितने भी जंतु या पादप आते हैं उन्हें किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो सर्वप्रथम 1866 में E.H. हीकल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें उन्होंने सभी जीवों को 3 जगत या भागों में विभाजित किया था। पहला भाग था एनिमेलिया। पहला जगत जो था वो एनिमेलिया था, जिसमें उन्होंने सभी जंतुओं को शामिल किया था। इसके बाद था प्लांटी, जिसमें उन्होंने सभी पादपों को शामिल किया था। और तीसरा जो जगत था उसका नाम उन्होंने दिया प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा के अंदर उन्होंने सभी सूक्ष्म जीवों को शामिल किया था। इसके आगे 1969 में R.H. विट्टाकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, और ये क्लासिफिकेशन जो था वो कोशिका के संगठन, पोषण विधि, प्रकाश संश्लेषण उपस्थित है या नहीं है। अगर उपस्थित है तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या दूसरे पदार्थों को अवशोषित करके या अंतर्ग्रहण द्वारा ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो जो दिया था उसमें सबसे पहला जो जगत था उसका नाम उन्होंने दिया मोनेरा। मोनेरा जो है उसके अंदर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा को सम्मिलित किया गया। ये सभी प्रोकैरियोट्स होते हैं और इसके अंदर अंतर्ग्रहण का अभाव होता है, क्योंकि ये अपने आसपास के माध्यम से न्यूट्रिएंट्स को अवशोषित करते हैं और अपने लायक जो भी भोजन होता है वो अपनी कोशिका के अंदर ही बनाते हैं। ये बाहर से भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, इसीलिए इसमें अंतर्ग्रहण का अभाव होता है। दूसरा जो जगत है उसका नाम है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में एल्गी, फंजाई, स्लाइम मोल्ड। फंजाई जो कि एक कोशिकीय हैं, स्लाइम मोल्ड जिनका कि कोई कोशिका संरचना निश्चित नहीं होती है, वो स्लाइम की तरह होते हैं। प्रोटोजोआ जो कि एक कोशिकीय होते हैं को सम्मिलित किया गया है। इनमें से एल्गी जो होती है उसके अंदर प्रकाश संश्लेषी वर्णक जैसे कि क्लोरोफिल पाया जाता है और ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जबकि फंजाई और प्रोटोजोआ अपना भोजन अंतर्ग्रहण विधि द्वारा अवशोषित करते हैं। फंजाई जैसे कि एग्जाम्पल लें, अगर ईस्ट का एग्जाम्पल लें, या फिर प्रोटोजोआ के अंदर हम एग्जाम्पल लें अमीबा का, तो ये बाहर के अपने आसपास के माध्यम से भोजन के छोटे कणों को अवशोषित करते हैं। तीसरा जो
जगत है उसका नाम इन्होंने दिया फंजाई। फंजाई के अंदर कुछ लोअर फंजाई, कुछ हायर फंजाई, सभी स्लाइम मोल्ड्स को सम्मिलित किया गया। इनका मुख्य जो लक्षण है वो ये है कि इसमें पर्णहरित का अभाव होता है, जिसकी वजह से ये अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। इन्हें बाहर के माध्यम से अपना भोजन अवशोषित करना होता है और ये अपने चूसकांगों द्वारा भोजन अवशोषित करते हैं। इसीलिए इनमें जो पोषण होता है वो अवशोषण द्वारा होता है। प्लांटी चौथा जगत है जिसका नाम है प्लांटी। प्लांटी के अंदर सभी पादपों को सम्मिलित किया गया है, जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इन सभी के अंदर पर्णहरित उपस्थित होता है और प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं। फिर है एनिमेलिया, जो कि पांचवा जगत है, जिसके अंदर कॉर्डेटा एवं नॉन कॉर्डेट एनिमल्स को सम्मिलित किया गया है और ये अपना भोजन अंतर्ग्रहण द्वारा अवशोषित नहीं करते, बल्कि यूँ कहा जाए कि ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं या खाते हैं। तो ये तो था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब हम देखते हैं कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, तो सूक्ष्म जीवों की जो कोशिका संरचना होती है वो किस तरह की होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें 2 तरह की कोशिकाएं उपस्थित हो सकती हैं, या तो वो प्रोकैरियोटिक होगा जीव या फिर वो यूकैरियोटिक जीव होगा। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स का जो मुख्य कैरेक्टर होता है वो ये होता है कि उसके अंदर नंबर 1 केंद्रक का, सुस्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। उसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो गुच्छे के रूप में उपस्थित रहता है, लेकिन इसमें केंद्रक भित्ति या केंद्रक जैसी कोई संरचना नहीं होती है। ये जो डायग्राम है वो एक बैक्टीरिया का डायग्राम है। इसके अंदर सबसे बाहर की तरफ अगर हम देखें तो ये जो डॉट डॉट से मैंने दर्शाया है वो बैक्टीरिया के चारों तरफ उपस्थित स्लाइम लेयर है। स्लाइम लेयर जो होती है वो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन में बढ़ावा देती है और साथ ही बैक्टीरिया को सुरक्षा प्रदान करती है। इसके बाद अंदर की तरफ देखें तो ये जो कोशिका भित्ति होती है ये बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन के आधार पर ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्राम नेगेटिव या ग्राम पॉजिटिव होते हैं। अब इसका जो साइटोप्लाज्म है या जीव द्रव्य है वो कणिका में होता है, जिसके अंदर राइबोसोम जो कि 70S प्रकार के होते हैं, जो प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, वो बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं। क्रोमेटोफोर जो होते हैं वो ऐसी संरचना होती है जिसके अंदर की वर्णक पाए जाते हैं, लेकिन ये वर्णक जैसे कि बैक्टीरिया है तो ये वर्णक केवल उन्हीं बैक्टीरिया में पाए जाते हैं जो कि स्वयं पोषी होते हैं, यानी कि इनके जो वर्णक होते हैं ये अपना भोजन बनाने में सक्षम होते हैं। वर्णकों के एग्जाम्पल अगर हम देखें तो होता है बैक्टीरियोविरिडिन व बैक्टीरियोक्लोरोफिल। इसके जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पे इसमें कुछ मीजोसोम जैसी संरचना होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही काम करती है। फ्लैजिला बैक्टीरिया में अगर उपस्थित है तो वो 9+2 अरेंजमेंट शो करती है। अब अगर हम देखें तो ये सबसे अंदर की तरफ इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन उपस्थित है। तो ये जो संरचना थी वो तो थी एक बैक्टीरिया की कोशिका संरचना। अब हम आगे चलें, हम देखते हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि जिन्हें कि वैसे तो एल्गी में सम्मिलित किया जाता है, लेकिन क्योंकि ये बहुत छोटी होती हैं प्लस इनकी जो सेल वॉल होती है वो भी पेप्टिडोग्लाइकन से मिलती जुलती होती है, इसीलिए इन्हें जीवाणुओं के साथ सूक्ष्म जीवों में सम्मिलित किया जाता है। तो ये इसकी कोशिका का आकार है। इसकी कोशिका जो होती है वो ढोलक के आकार की होती है, यानी कि ये चौड़ाई में थोड़ी कम होती है और लंबाई में ये ज़्यादा होती हैं। इसके अंदर भी सुस्पष्ट केंद्रक नहीं है, बल्कि जो इसका जो जीनोमिक द्रव्य है, जीनोमिक क्रोमेटिन है, वो इस तरह से गुच्छों में सेंटर में पड़ा हुआ है। इसी तरह से इसमें कुछ लैमिला पाए जाते हैं। इन लैमिला के अंदर वर्णक पाए जाते हैं। ये वर्णक आर फाइकोसाइनिन या आर फाइकोइरेथ्रिन हो सकते हैं, जो कि इसको नीला हरा रंग प्रदान करते हैं। साथ ही इसमें कुछ मात्रा में क्लोरोफिल भी उपस्थित होता है।
ये पॉलीहेड्रल ग्रेन्यूल्स हैं और साथ में कुछ ये जो डॉटेड संरचना है वो 70S राइबोसोम्स की संरचना है। आइए अब हम देखते हैं एक यूकेरियोटिक कोशिका की संरचना। ये एक पादप कोशिका है, इसलिए इसमें सबसे बाहर की तरफ सेल वॉल उपस्थित है। सेल वॉल जो होती है उसमें सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज या पैक्टिन पाया जाता है। सेल वॉल से अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो कि दोहरी इकाई कला यानी कि जो लिपिड और प्रोटीन की जो बाइलेयर होती है उससे मिलकर बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो जीवद्रव्य को घेरे रहती है। जीवद्रव्य के अंदर कोशिकांग जो होते हैं वो बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। सबसे सेंटर में या केंद्र में केंद्रक उपस्थित होता है। केंद्रक जो होता है वो स्वयं दोहरी इकाई कला से परिबद्ध रहता है। इसके अंदर की तरफ केंद्रिका पाई जाती है और जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो जाल के रूप में, क्रोमेटिन जाल के रूप में उपस्थित रहता है, जो आगे चलकर विभाजन की अवस्था में हमें गुणसूत्र के रूप में दिखाई देता है। केंद्रक झिल्ली से बाहर की तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो दो अलग अलग प्रकार की होती है। एक होती है रफ़ और दूसरी होती है स्मूथ। जो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम की उपस्थिति के कारण रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती है, जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड संश्लेषण में भाग लेती है। साथ ही ये कोशिका का स्केलेटन या उसको आधार प्रदान करने वाला तंत्र भी बनाती है। इसके अलावा इसमें कुछ गोल्जी कॉय पाए जाते हैं। गोल्जी कॉय जो होता है वो भी थैले जैसी संरचनाओं से मिलकर बना होता है। इसमें कुछ वेसिकल्स या पुट्टिकाएँ पाई जाती हैं और इसकी जो संरचना होती है वो एक तरफ से उत्तल और दूसरी तरफ से अवतल होता है। जीवद्रव्य के अंदर कुछ दोहरी इकाई कला से परिबद्ध कोशिकांग भी पाए जाते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। इन दोनों में ही कुछ मात्रा में डीएनए और आरएनए उपस्थित होता है, जो यह शो करता है कि इन दोनों के अंदर भी कुछ हद तक आनुवंशिकी पाई जाती है। इसके अलावा ये जो है ये वैक्यूल्स हैं जो कि जिसमें कुछ एंजाइम्स हो सकते हैं या कुछ डाइजेस्टिव मटीरियल हो सकता है। अब हम देखते हैं एक एल्गी की संरचना। एल्गी जो होती है इसमें ये एग्जाम्पल है क्लेमिडोमोनास का। क्लेमिडोमोनास की जो आकृति होती है वो नाशपाती के आकार का होता है, यानी कि ये ऊपर की तरफ पॉइंटेड है या नुकीला है और नीचे की तरफ ये गोलाकार संरचना है। इसका जो अग्र सिरा होता है वहाँ से दो फ्लैजिला निकली रहती हैं। अग्र सिरे पर ही दो बिंदु पाए जाते हैं जिन्हें कि ब्लेफेरोप्लास्ट कहा जाता है, जहाँ से कि फ्लैजिला की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा ये एक आई स्पॉट या दृक बिंदु होता है जो कि सेंसरी ऑर्गन के रूप में कार्य करता है। ये इसका क्लोरोप्लास्ट है जो कि कप शेप में है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत से पिगमेंट भरे रहते हैं। साथ ही इसमें ये स्टार्च को संग्रहित करने वाली संरचना जिसे कि पायरिनोइड कहते हैं वो भी पाई जाती है। ये एक न्यूक्लियस है, गोल्जी कॉय है, माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके अलावा कुछ राइबोसोम्स भी जीवद्रव्य में बिखरे हुए पाए जाते हैं। अब आते हैं हम फंजाई की संरचना पे। तो फंजाई में जैसे कि ये ईस्ट का डायग्राम बना हुआ है, इसके अंदर भी वही कोशिकांग उपस्थित हैं सारे, जैसे कि केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कुछ वैक्यूल्स है। इसके अलावा इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है फंजाई में। इनके अंदर वर्णकों का अभाव होता है। ये अपना भोजन जो होते हैं जो है कि अवशोषण द्वारा दूसरे किसी ऑर्गेनिक मैटर से अवशोषित करते हैं। ये एक फिलामेंट है एल्बुको का। एल्बुको का जो फिलामेंट होता है या जिसे कि वो क्या कहते हैं माइसीलियम कहा जाता है। माइसीलियम शाखित होता है, बहुकेंद्रकीय होता है या संकोशिकीय जिसे कहते हैं। इसमें किसी प्रकार के कोई पट नहीं पाए जाते हैं। तो ये एक तंतु बना हुआ है। अब हम देखते हैं कि जो स्लाइम मोल्ड होते हैं, स्लाइम मोल्ड की संरचना क्या होती है। स्लाइम मोल्ड जो होते हैं वो बड़े ही चिपचिपी सी संरचना होती है, यानी कि जैसे कि प्लाज्मोडियम कहा जाता है, जो जिनका कोई आकार निश्चित नहीं होता। ये किसी सतह पर चिपक कर उसी के अनुरूप अपना आकार बना लेते हैं और ये एक जाल सा बना लेते हैं। इस जाल के अंदर पूरा तंत्र होता है जहाँ आवश्यकता अनुसार अलग अलग कोशिकांग उपस्थित होते हैं।
ये प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल्स हैं। प्रोटोजोआ में ये यूग्लिना है और अमीबा है। अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता जबकि यूग्लिना का आकार निश्चित होता है। इन दोनों में ही केंद्रक उपस्थित है और इसके अलावा इसमें जो जीवद्रव्य होता है उसमें सभी प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी की जो विभिन्न प्रकार की शाखाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहली जो शाखा है जिसे कि बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत हम बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, फिजियोलॉजी एवं उसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का अध्ययन करते हैं। तो वह शाखा जिसमें कि हम बैक्टीरिया की संरचना, जनन, कार्य की और उसके महत्व के बारे में अध्ययन करते हैं, वह शाखा बैक्टीरियोलॉजी कहलाती है। वायरोलॉजी वह शाखा होती है जिसमें कि वायरस का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी वह शाखा होती है जिसमें कि फंजाई का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी वह शाखा होती है जिसमें कि एल्गी का अध्ययन किया जाता है। प्रोटोजूलॉजी के अंतर्गत प्रोटोजोआ का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा कुछ और भी शाखाएं हैं जो कि अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। जैसे सबसे पहला जो नाम है वो है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। मेडिकल जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इसमें हम रोग से संबंधित यानी जीवाणुओं द्वारा या माइक्रोब द्वारा होने वाले रोग से संबंधित, जैसे कि उसका रोग निवारण कैसे किया जाए, उसका नियंत्रण कैसे किया जाए, उस रोग के प्रति हम प्रतिजीविता कैसे प्राप्त कर सकते हैं या उसके प्रति हम प्रतिरक्षा कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, वो एक महामारी है या महामारी का निदान कैसे हो सकता है, ये सारी जो अध्ययन है वो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आता है। अब है एक्वाटिक माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि इसमें जल में उपस्थित, जल में भी दोनों ही प्रकार का जल, फ्रेश और मैराइन जल में उपस्थित माइक्रोब्स का अध्ययन किया जाता है। तीसरी जो ब्रांच है उसे डोमेस्टिक वाटर एंड सीवेज माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। यानी कि डोमेस्टिक से मतलब है हमारे घरेलू, यानी कि घर से जो अपशिष्ट जल निकल रहा है, वो एक जल तो होता है जो कि किचन में से निकलता है, यानी कि जिसमें कि ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जो कि जैसे सब्जियों के छिलके वगैरह हैं या सब्जियों के या बचा हुआ खाना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और जबकि सीवेज वाला जल जो होता है उसमें जो गंदगी होती है वो अपशिष्ट जल होता है। और इसके अंदर जो माइक्रोब्स पाए जाते हैं उनका अध्ययन डोमेस्टिक वाटर एंड सीवेज माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। एयर माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि एयर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम वायु से होने वाले माइक्रोब्स का अध्ययन, वायु से होने वाले विभिन्न प्रकार के जो माइक्रोब्स हैं जो वायु में उपस्थित होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। डेयरी माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत हम डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी कि जैसे कि दूध है, दही है, मक्खन, घी, ये सारे जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं इनमें बहुत जल्दी कंटामिनेशन हो जाता है, पनीर वगैरह है बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और तो इनको ख़राब होने से कैसे बचाया जाए या दूध का पाश्चराइजेशन करके इसे बचाया जाता है, ये सारी चीज़ें इनका अध्ययन डेयरी माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फूड माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत हम माइक्रोब से होने वाले, एक तो माइक्रोब फूड की क्वालिटी को भी बढ़ाता है और कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो कि फूड की क्वालिटी को डिग्रेड करते हैं। जैसे कि हम अगर फर्मेंटेशन करते हैं तो उससे हमें नए नए प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं जो हमारे काम के होते हैं, या अगर हम माइक्रोब की सहायता से दूध से दही जमा रहे हैं तो इससे एक नए तरह का भोजन हमें मिल रहा है। लेकिन वहीं कुछ ऐसे माइक्रोब्स भी हैं जो कि फूड को ख़राब कर रहे हैं, यानी कि फूड को सड़ा देते हैं। तो इस तरह के जो माइक्रोब्स का अध्ययन होता है वो फूड माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत हम सॉइल में पाए जाने वाले, अलग अलग जगहों पर पाए जाने वाले, अलग अलग गहराई में पाए जाने वाले जो माइक्रोब्स होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत हम कमर्शियल मेडिसिन्स, फूड सप्लीमेंट, अल्कोहलिक बेवरेज, एंजाइम, ऑर्गेनिक एसिड या बायोकेमिकल रिएक्शन द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद को बनाने का अध्ययन करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी ऑफ इंसेक्ट के अंतर्गत हम इंसेक्ट के द्वारा ट्रांसमिट होने वाली डिजीज़ का अध्ययन करते हैं। स्पेस माइक्रोबायोलॉजी ऐसी माइक्रोबायोलॉजी है यानी कि जो अंतरिक्ष में जब लोग जाते हैं तो वहाँ पर किस तरह के माइक्रोब्स उपस्थित हो सकते हैं, वो हमारे लिए हानिकारक हैं, किस तरह से हमें हानि पहुँचा सकते हैं या किस तरह से वो हम उन्हें काम में ले सकते हैं। तो ये सारा अध्ययन जो होता है वो स्पेस माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। तो इस तरह से हमने अलग अलग तरह की माइक्रोबायोलॉजी की शाखाओं के बारे में देखा।